सुप्रभात सभी को। आज हम करेंगे अपनी हिंदी साहित्य की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2, और इसमें हमारा जो अंतिम अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी, और इस अध्याय को लिखा है मधु कांकरिया। आपने अभी तक जितने भी अध्याय पढ़े होंगे, चाहे आपने कक्षा 9वीं में पढ़े हैं या अभी कक्षा 10वीं में जो आपने अध्याय पढ़े हैं, उन सब में मैं कहूँ कि अगर कोई सबसे रोमांचित अध्याय या यात्रा वृत्तांत है वो है मधु कांकरिया का लिखा हुआ साना साना हाथ जोड़ी। और अभी आप लोग सभी घरों में बंद हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, तो अपने पाठ्यक्रम को करने के साथ साथ अगर आप लोगों ने अच्छे प्रकार से इमेजिनेशन करके, कल्पना करके कुछ अच्छा समझना और पढ़ना है, तो ये अपने पाठ्यक्रम का अध्याय 3 साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया जी ने लिखा है, अवश्य पढ़िए। इसको पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इमेजिन करोगे कि जैसे आप वही हो जो इस पाठ में बताया गया है, यानी कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। तो बात ऐसी है कि मधु कांकरिया बहुत ही एक प्रशंसनीय आधुनिक कवित्री है, और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास और यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो उस पैसे का भोग कर करके हम ना बोर हो जाते हैं, कुछ रोमांच नहीं रहता। ऐसा ही लेखिका के साथ हुआ। तो लेखिका क्या करती थी, समय समय पे भारत के अलग अलग राज्यों में यात्रा करके आती थी, ठीक है ना, जिससे उनको बहुत अच्छा अंदर से महसूस होता था, और इसके अलावा अपना रचना भी वो कार्य कर पाती थी। तो जो प्रस्तुत हमारा जो यात्रा वृत्तांत यानी अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी, जो मधु कांकरिया जी ने लिखा है, इसमें उन्होंने अपनी सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जिसको गंगटोक बोलते थे पहले, अभी आज गंगटोक बोलते हैं, गंगटोक का जिक्र किया है। वो वहाँ पे स्वयं जाती है, और इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि वहाँ कैसा प्राकृतिक माहौल बना हुआ है जो हमारे मन को मोह लेता है। वहाँ के लोग कितनी कठिन परिश्रम करते हैं और कितने उनके अंदर मानवता जीवित है। लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कितनों ही लोगों ने अपने जीवन को दान किया था। अर्थात हिमालय पे चढ़ने के लिए, सुंदर जगह देखने के लिए वहाँ के सामान्य लोगों ने ही, ग्रामीण लोगों ने ही वहाँ पे सड़क का निर्माण किया। सरकार ने उनकी कोई सहायता नहीं की, स्वयं लोगों ने ही सड़क का निर्माण किया, ठीक है ना। तो कुछ कुछ जगह पे रेलवे स्टेशन है और लगभग पे नहीं भी थे, तो लगभग पे गाड़ी यानी जीप के द्वारा वो उन्होंने सारा का सारा यात्रा वृत्तांत वो किया। यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की एक विधा है, एक लेखनी है, जिसमें हमने जो भी कुछ अपनी यात्रा में ट्रिप पे देखा उसका वृत्तांत, अच्छा वर्णन हम लिख देते, उसे बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। तो ये अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप 1 से 2 दिन में, अगर आपका और अच्छा रुचि बनती है, समय आपके पास है, तो 1 दिन में पढ़ डालिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आधे घंटे में यह अध्याय संपूर्ण हो जाएगा। तो ये अध्याय काफ़ी बड़ा है, मैं आपको केवल इसका सारांश बताऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, आपको स्पष्टता हो जाए, ठीक है ना। तो प्रारंभ करते हैं। अंतिम बार फिर बोल देता हूँ, इस अध्याय का नाम, यात्रा वृत्तांत का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, और ये गाना है, गीत है सुबह का, जो मधु कांकरिया गाती थी, ठीक है। प्रारंभ करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का एक उल्लेखनीय यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा आगे के हिमालय के क्षण क्षण परिवर्तित हो रहे दृश्यों का मनोहारी वर्णन किया। अर्थात ऐसी बातें बताई जो हमारे मन को मोह ले, अच्छी लगे। लेखिका आकाश में चमकते तारे और दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छों की रोशनी को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाती है। रात में जगमग करती
गंगटोक नगर बड़ा आकर्षक लग रहा था। यह इतिहास और वर्तमान की संधि पर स्थित मेहनती राजाओं का नगर था। रहस्यमयी रात के कारण लेखक की चेतना स्थिर हो गई और लेखिका की चेतना स्थिर हो गई और वे अति इंद्रियता की जादू की रोशनी में लगभग डूब गई। ठीक है ना। देखो ये लिखा है अतीन्द्रियता, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इंद्रियों से परे। कि इनको ऐसा अनुभव हुआ जो देखा ना जा सके, जो सुना ना जा सके। फिर धीरे धीरे शून्य से उजाला फूटने लगा। एक नेपाली युवती से सीखी हुई प्रार्थना उसके होठों पर आई। वह प्रार्थना है जो हमारे अध्याय का नाम है। क्या प्रार्थना? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तमरो कौशली। ये प्रार्थना थी जिसे वो गा रही थी। ठीक है ना। अगले दिन लेखिका को युमथांग के लिए जाना था। ये एक जगह है गंगटोक में। ठीक है ना। उसे ये भी बताया गया कि अगर मौसम साफ रहता है तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी देखी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से मौसम खराब था। अचानक अपने सामने बहुत से रंग बिरंगे फूल देखकर लेखिका को लगा कि वह फूलों के बाग में पहुंच गई है। युमथांग गैंगटोक 149 मीटर की दूरी पर था। ड्राइवर जितेन ने लेखिका को यह बताया कि युमथांग में अनेक घाटियां हैं। वे विशेषकर रास्ते में हिमालय की गहरी घाटियां और फूलों से लदी हुई वादियां मिलेगी। तब लेखिका ने बच्चों की तरह उससे पूछा, क्या वहाँ बर्फ़ भी मिलेगी? क्योंकि हम सबको बर्फ़ देखकर बड़ा अच्छा लगता है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। स्थान स्थान पर पाइन और नुकीले पर्वत को देखते हुए लेखिका अपने साथियों के साथ आगे बढ़ी। पाइन एक वृक्ष होता है, काफ़ी महंगा वृक्ष होता है। इसकी लकड़ियाँ काफ़ी अमूल्य कही जाती है। ठीक है ना। और वहाँ पे कभी पर्वत भी उनको देखने को मिले। मार्ग में उसे एक कतार में श्वेत पताकाएं दिखाई दी जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। तब ड्राइवर जितेन ने लेखिका को बताया कि श्वेत और रंगीन पताकाएं अलग अलग अवसरों के बारे में फैलाई जाती है। पताकाएं समझ गए ना, झंडे, फ्लैग को बोलते हैं। तो ये वहाँ के कोई जो स्थानीय जो त्यौहार है उनके बारे में वो बता रहे थे। थोड़ी दूर पर लेखिका ने दलाई लामा की तस्वीर देखी। किसकी तस्वीर देखी? थोड़ी दूर पर लेखिका ने दलाई लामा की तस्वीर देखी। थोड़ा आगे जाने पर जितेन ने उसे कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में बताया। जहाँ गाइड एक फिल्म थी जो यहीं सिक्किम के गंगटोक में बनी थी। तो जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, यहीं पर तिब्बत से कुंज तेंग के साथ संधि पत्र किया गया था, क्योंकि तिब्बत सिक्किम को टच करना इसलिए। मार्ग में एक कुटिया थी जिसमें एक चक्र घूम रहा था। जितेन ने लेखिका को बताया कि ये पाप नाशक है। लेखिका सोचने लगी कि आज के वैज्ञानिक युग में भी लोगों के अंधविश्वास, आस्थाएं, पाप पुण्य की धारणाएं, कल्पनाएं प्रत्येक स्थान पर एक जैसी ही हैं। धीरे धीरे लेखिका और उसके साथी आगे बढ़ते जा रहे थे। बाजार और बस्तियां पीछे छूटती जा रही थी। स्वेटर बुनने वाली नेपाली महिलाएं पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बहादुर नेपाली ओझल होते जा रहे थे। अर्थात जो नेपाल की जो महिलाएं हैं वो स्वेटर बुन रही थी, और जो कार्टून हैं, वस्तुओं से भरे जो बड़े बड़े बैग थे, उनको कार्टून बोला जाता था, उनको ढोते हुए नेपाली ओझर दिखाई दे रहे थे। हिमालय का वैभव
विराट रूप देखने की इच्छा पूरी होने जा रही थी। यही हिमालय असंख्य दर्शकों यात्रियों का काम्य है तथा यहाँ की प्रकृति पल पल में बदल रही है। ठीक है ना। धीरे 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 रास्ता वीरान और घुमावदार होने लगा। अब हिमालय काफ़ी विशालकाय नजर आने लगा, क्योंकि वो ऊपर बढ़ रहे थे ना, तो ऊपर हिमालय बड़ा दिख रहा था। हाँ, घटाएं फिर घिर रही थी और वादियाँ चौड़ी होती जा रही थी। बीच बीच में रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे थे। सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। अर्थात उनको इतना अच्छा ये वातावरण देखकर वो पुरानी फिल्म का गाना याद आ गया। लेकिन लेखिका शांत थी। वह सारे परिदृश्य को अपने अंदर समेट रही थी या समेट लेना चाहती थी। जीप की खिड़की से सिर निकालकर कभी पर्वतों की चोटी को देखती, कभी पहाड़ी झरनों को, कभी तिस्टा नदी को। तो सिक्किम में नदी बहती है कौन सी वाली? तिस्टा नदी, ये भी याद रखना। हिमालय की प्राकृतिक छटाओं को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई। वह मेरे नगपति, मेरे विशाल हिमालय को प्रणाम करना चाहती थी। इसी बीच उसे स्वयं सिस्टर वाटरफॉल, इसको देखो इन्होंने ऐसा लिखा है, इसको क्या बोलेंगे? सेवन सिस्टर वाटरफॉल, 7 बहनों वाला वाटरफॉल, झरना दिखाई दिया। सभी सैलानियों ने उसके चित्र लिए। लेखिका स्वयं को प्राचीन काल की शापग्रस्त राजकुमारी समझ रही थी। वह झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत सुनने लगी। अर्थात उसको वहाँ का दृश्य बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसका मन कायाकल्प हो उठा। झरने की जलधारा के कारण उसके अंदर की तामसिकता और बुरी वासनाएं निर्मल धाराओं में बह रही थी। अर्थात इतना अच्छा वातावरण देखा कि उसके अंदर की जो सारी बुराइयां थी वो निकल रही थी। उसे अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक ही सकारात्मक फील हो रहा था। वह ये देखो झर्रा, ये 7 सिस्टर का अपना झर्रा है, ठीक है ना। उसके बाद वह अनंत तक झरने की पुकार को सुनना चाहती थी। तब जितेन ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। अर्थात उसने रुक कर क्या देखा? वहाँ पे झरना देखा जो उसे बेहद ही पसंद आया था। ठीक है ना। वीडियो बहुत ही बड़ी रहेगी, इसको हम 2 से 3 पार्ट में करेंगे। और यकीन मानिए अगर आप इस अध्याय को पढ़ोगे आपका अच्छे समय बीतेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका सिलेबस भी हो जाएगा। ठीक है ना। अभी अपना सेकंड पार्ट करते हैं।